नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि एक अस्त-व्यस्त बिखरा हुआ वर्कप्लेस असल में कितना बड़ा सिरदर्द हो सकता है? आज हम एक ऐसी फिलॉसफी के बारे में बात करने वाले हैं जो इन सभी दिक्कतों को जड़ से मिटाने का दम रखती है। इसका नाम है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस या जिसे हम शॉर्ट में टीपीएम कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करता है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम एक बहुत ही आम वर्कप्लेस प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि वक्त के साथ मेंटेनेंस का तरीका कैसे बदला, इसके पीछे के मेन प्रिंसिपल्स क्या हैं और आखिर में हम जानेंगे कि टीपीएम का जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं और जरा सोचिए कि क्या आपके काम करने की जगह पर भी कुछ ऐसा ही माहौल है? जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ये माहौल कुछ देखा-देखा सा लग रहा है? क्योंकि देखिए, यही वो प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने के लिए टीपीएम को बनाया गया था। और सच कहूं तो ये दिक्कत हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉमन है। तो जिन जगहों पर मशीनें बार-बार धोखा देती हैं ना, वहाँ कुछ चीज़ें आम होती हैं। जैसे मशीनें एकदम गंदी पड़ी हैं, हर तरफ तेल और लुब्रिकेंट लीक हो रहा है, तार और पाइप्स आपस में उलझे हुए हैं और टूल किट का सामान जहाँ-तहाँ बिखरा पड़ा है। लेकिन इन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? वो है ये सोच कि भाई ये तो ऐसे ही चलता है और कुछ बदल नहीं सकता। तो ये सिर्फ गंदगी या फैला हुआ सामान नहीं है। आप समझिए, ये असल में एक फेल होते हुए सिस्टम की निशानी है। हर बिखरा हुआ टूल, तेल का हर एक धब्बा, ये सब एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं और टीपीएम इन्हीं इशारों को पकड़कर प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करता है। तो सवाल ये उठता है कि कंपनियां इस प्रॉब्लम से निपटती कैसे हैं? चलिए अब ये देखते हैं कि समय के साथ मेंटेनेंस को लेकर सोच बदली कैसे है। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज देखने को मिलता है। देखिए, पहले क्या होता था, मेंटेनेंस सिर्फ एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी। मशीन खराब हुई, अरे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को फोन लगाओ। लेकिन टीपीएम इस पूरी सोच को ही पलट देता है। ये कहता है कि मेंटेनेंस किसी एक का नहीं बल्कि हर किसी का काम है। ये एक जबरदस्त बदलाव था। देखिए, मेंटेनेंस की कहानी शुरू हुई थी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से, मतलब मशीन खराब होने से पहले ही उसकी देखभाल कर लो। लेकिन असली गेम तब बदला जब ये सबकी भागीदारी या टोटल पार्टिसिपेशन की तरफ गया, मतलब हर कोई उस मशीन का मालिक है। अब देखिए, टीपीएम की जो नींव है वो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस पर टिकी है। तो चलिए अब उन टेक्निक्स को समझते हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाती हैं। तो ये चार इसकी मेन टेक्निक्स हैं, इसका बेस है। पहला, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब प्रॉब्लम आने से पहले ही रोक दो। दूसरा, करेक्टिव मेंटेनेंस, यानी मशीन को ये ऐसा सुधारो कि वो प्रॉब्लम दोबारा आए ही ना। तीसरा, मेंटेनेंस प्रिवेंशन, इसका मतलब है कि मशीनें डिज़ाइन ही ऐसी करो कि उन्हें मेंटेनेंस की कम से कम ज़रूरत पड़े। और चौथा, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, जो कि लास्ट ऑप्शन है, जब मशीन खराब हो ही जाए तब उसे ठीक करना। ये जो लाइन है ना, ये बहुत कमाल की है। जरा सोचिए, अगर हम मशीनों की देखभाल को अपनी सेहत की देखभाल जैसा समझें तो पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। और ये बात एकदम 100% सही है। जैसे हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए रोज अच्छी आदतें फॉलो करते हैं, रेगुलर चेकअप करवाते हैं, ठीक वैसे ही मशीनों को भी लगातार देखभाल की जरूरत होती है ताकि वो खराब ना हो, उनकी परफॉर्मेंस को मापा जा सके और वक्त रहते ठीक किया जा सके। तो इन सभी आइडियाज को मिलाकर ही बना है टीपीएम। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो टोटल शब्द है ना, मतलब संपूर्ण, उसका सबसे बड़ा रोल है। तो फिर टीपीएम है क्या? सीधे शब्दों में ये एक टीम बेस्ड अप्रोच है जिसकी शुरुआत जापान में हुई। इसका एक ही मतलब है, कंपनी में हर एक इंसान, टॉप मैनेजमेंट से लेकर मशीन चलाने वाले ऑपरेटर तक, हर कोई मिलकर मशीनों की देखभाल में हाथ बटाता है। तो टीपीएम इन 5 कोर प्रिंसिपल्स पर चलता है। इसका मकसद सिर्फ मशीनें ठीक करना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को इतना मजबूत बनाना है कि कोई लॉस हो ही ना। 0 एक्सीडेंट्स, 0 डिफेक्ट्स और 0 ब्रेकडाउन्स। और ये तभी हो सकता है जब सब मिलकर काम करें, ऑपरेटर, मेंटेनेंस वाले, इंजीनियर्स, सब एक टीम की तरह। और ये टोटल पार्टिसिपेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, आजकल मशीनें ऑटोमेटिक होती जा रही हैं, तो लोगों का काम अब प्रोडक्ट बनाने से ज्यादा उन मशीनों की देखभाल करना हो गया है। टीपीएम में क्या होता है, ऑपरेटर अपनी मशीन का खुद मालिक बन जाता है। उसकी साफ सफाई से लेकर छोटी मोटी मेंटेनेंस तक सब वो खुद देखता है। तो आखिर में टीपीएम का असली गोल क्या है? इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है हर तरह के वेस्टेज या बर्बादी को पहचानना, उसे जड़ से खत्म करना और एक मजबूत कंपनी खड़ी करना।
अच्छा, तो जीरो लॉस तक पहुंचने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें टीपीएम अपना दुश्मन मानता है और खत्म करना चाहता है। इन्हें कहते हैं 6 बिग लॉसेस, यानी वो 6 बड़े नुकसान जो किसी भी मशीन की एफिशिएंसी को खा जाते हैं। ये नुकसान ना एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अक्सर हमारी नजरों से छिपे रहते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम कब एक बड़ी मुसीबत बन जाती है पता ही नहीं चलता। टीपीएम हमें एक सिस्टमैटिक तरीका देता है जिससे हम इन सभी को एक एक करके ढूंढकर जड़ से खत्म कर सकें। तो ये हैं वो 6 टारगेट। पहला है ब्रेकडाउन, जब मशीन पूरी तरह से बंद पड़ जाए। दूसरा है सेटअप और एडजस्टमेंट लॉस, यानी एक प्रोडक्ट से दूसरे पर जाने में जो टाइम बर्बाद होता है। तीसरा, छोटी छोटी रुकावटें, जो होती तो कुछ सेकंड्स की हैं पर दिन भर में घंटों खा जाती हैं। चौथा, रिड्यूस्ड स्पीड, जब मशीन अपनी पूरी रफ्तार से नहीं चल पाती। पांचवा, डिफेक्ट्स और रीवर्क, यानी खराब माल बनाना और फिर उसे ठीक करना। और छठा है स्टार्टअप लॉस, मतलब मशीन शुरू करने के बाद सही क्वालिटी का प्रोडक्ट बनने तक जो भी नुकसान होता है। अक्सर सुनने में आता है, अरे यार हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम कहाँ है, हम तो पहले से ही बहुत बिजी हैं। लेकिन ये जो बात है ना, ये इस पूरी सोच को ही बदल देती है। सच तो ये है कि जब हम सबसे ज़्यादा बिजी होते हैं ना, उसी वक्त एफिशिएंसी में किया गया एक छोटा सा सुधार भी सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। मतलब जब प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, इंप्रूवमेंट की जरूरत भी तभी सबसे ज्यादा होती है। तो फिर सवाल यह है कि असली रुकावट क्या है? कोई टेक्नोलॉजी की कमी या फिर हमारी अपनी सोच? इस सवाल पर सोचेगा जरूर। कभी सोचा है कि फैक्ट्रियों में इतनी सारी मेहनत और मशीनरी होने के बावजूद असल में नतीजा कहाँ गायब हो जाता है? तो चलिए आज हम एक जासूस की नज़र से देखते हैं। आज हम उन अदृश्य चोरों का पर्दाफाश करेंगे जो चुपचाप हमारी प्रोडक्टिविटी को निगल जाते हैं। तो इस पूरी जांच की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से। आखिर ऐसा होता क्या है कि किसी भी प्रोडक्शन लाइन की लगभग आधी ताकत बस यूं ही हवा में गायब हो जाती है? ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, सोचिए जरा। और इस रहस्य का पैमाना है ये नंबर 50%। जी हाँ, ज्यादातर मशीनें अपनी असली काबिलियत के सिर्फ आधे पर ही काम कर रही होती हैं। इसका मतलब है कि आधा वक्त, आधी एनर्जी और आधा पैसा कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। सवाल ये है कि कहाँ? अच्छा, तो इस केस को सुलझाने के लिए हमारे जासूसों के पास एक खास टूल है। इसे कहते हैं OEE, यानी ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ये अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी, इन तीनों को मिलाकर मशीन की असली सेहत का पता लगाता है। आप इसे एक तरह का लाई डिटेक्टर समझ सकते हैं। तो हमारी अब तक की जांच हमें 6 मुख्य संदिग्धों तक ले आई है। ये वो समय के चोर हैं जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी एफिशिएंसी को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए एक एक करके इन गुनहगारों की फाइल खोलते हैं। और ये है हमारा पहला और सबसे जाना माना संदिग्ध, ब्रेकडाउन, मतलब मशीन का बिना किसी चेतावनी के अचानक काम बंद कर देना। जब ये होता है तो सब कुछ, पूरा का पूरा प्रोडक्शन वहीं का वहीं ठप हो जाता है। ये सबसे सीधा और साफ दिखने वाला हमला है। और इसका असर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि असली दुनिया का तनाव है। जैसे किसी ने कहा था, सोचिए आपका प्रोडक्शन शेड्यूल बिल्कुल टाइट है और तभी आपकी मशीन खराब हो जाए। नतीजा ये होता है कि आपको ओवरटाइम या वीकेंड पर काम करना पड़ता है। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं, ये लोगों की मेहनत और उनके सुकून की भी बर्बादी है। अब मिलिए हमारे दूसरे संदिग्ध से, सेटअप और एडजस्टमेंट। देखिए आजकल का ज़माना ऐसा है कि एक ही मशीन पर कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच करने में जो कीमती वक्त चला जाता है, वो भी एफिशिएंसी की एक बहुत बड़ी चोरी है। और ये वो चोरी है जो सबसे ज्यादा झुंझलाहट पैदा करती है ना? जैसा कि लोग कहते हैं, अरे यार इन छोटे छोटे एडजस्टमेंट में ही घंटों लग जाते हैं। वो हर एक मिनट जो एडजस्टमेंट में गया वो सीधे सीधे प्रोडक्शन से कट गया। हमारा तीसरा संदिग्ध, ये बहुत शातिर है, आइडलिंग और माइनर स्टॉपेज। ये वो कुछ सेकंड या मिनट की रुकावटें हैं, जैसे कोई पार्ट कहीं अटक गया या सेंसर जाम हो गया, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, और यहां तो नुकसान का सागर भर रहा है। और पता है, ये छोटी रुकावटें सिर्फ वक्त नहीं चुराती, ये ऑपरेटरों का ध्यान भटकाती हैं, उन्हें थका देती हैं, और सबसे खतरनाक बात, इनसे हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो जिन्हें हम माइनर स्टॉपेज समझ रहे हैं, वो असल में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। हमारा चौथा संदिग्ध है घटी हुई स्पीड। ये एक ऐसा चोर है जो दिखाई नहीं देता,
मतलब मशीन को उसकी पूरी रफ्तार से ना चलाकर उसे धीरे चलाना। क्यों? क्योंकि एक डर होता है कि तेज चलाने से कहीं क्वालिटी ना खराब हो जाए या मशीन में कोई दिक्कत ना आ जाए। और अक्सर हमें ऐसे बहाने सुनने को मिलते हैं, अरे ये तो पुरानी मशीन है, इसे तेज नहीं चला सकते। लेकिन क्या ये सच है या बस एक धारणा है जिसने हमें धीमा बना रखा है? हमारी पड़ताल तो यही कहती है कि असली वजह कुछ और ही है। अब आते हैं 5वें संदिग्ध पर, डिफेक्ट्स और रिवर्क। ये एक ऐसा अपराधी है जो डबल नुकसान करता है। सोचिए, जब कोई खराब पार्ट बनता है तो न सिर्फ कच्चा माल बर्बाद होता है, बल्कि उसे ठीक करने या फिर से बनाने में जो समय और मेहनत लगती है वो भी बेकार चली जाती है। और एक उसूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए, भले ही हमारे पास सिर्फ 1% डिफेक्ट्स हों, नुकसान तो नुकसान ही होता है। क्वालिटी से कोई समझौता नहीं हो सकता। हर एक डिफेक्ट एफिशिएंसी के खाते से कुछ ना कुछ चुरा ही लेता है। और ये है हमारी लिस्ट का आखिरी संदिग्ध, स्टार्टअप लॉस। इसका मतलब है जब भी कोई नया प्रोडक्शन रन शुरू होता है तो मशीन को सही टेम्परेचर और स्पीड पर सेट होने में जो शुरुआती वक्त और मटेरियल बर्बाद होता है, ये वो नुकसान है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जब तक तेल गर्म नहीं हो जाता हमारी हाइड्रोलिक यूनिट्स धीरे धीरे ही चलती हैं। ये रोज होने वाला एक छोटा सा नुकसान लगता है, लेकिन महीने के आखिर में जब हिसाब लगाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी रकम बन जाता है। तो हमने अपने 6 के 6 संदिग्धों की पहचान तो कर ली है, पर रुकिए, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। क्या हो अगर ये 6 के 6 सिर्फ मोहरे हों और असली मास्टरमाइंड कोई और हो जो इन सब से फायदा उठा रहा हो? और ये रहा असली मास्टरमाइंड। ये कोई इंसान नहीं है, कोई मशीन नहीं है, ये तो एक सोच है, एक खतरनाक रवैया जो कहता है अरे ये उतना भी बुरा नहीं है, चलने दो। बस यही छोटी सी लापरवाही है जो इन सभी 6 बड़े नुकसानों को जन्म देती है। तो चलिए अब असली जड़ तक पहुंचते हैं। असली गुनाहगार हैं माइनर डिफेक्ट्स। एक ढीला सा बोल्ट, थोड़ी सी धूल, एक घिसा हुआ पुर्जा, ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम चलता है कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही छोटे छोटे डिफेक्ट्स धीरे धीरे बड़े होकर उन 6 बड़े नुकसानों का रूप ले लेते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस केस को हमेशा के लिए बंद कैसे किया जाए? तरीका हैरान करने वाला, सीधा है। पहला कदम, इन छोटे छोटे डिफेक्ट्स को ढूंढो और उन पर एक टैग लगा दो, यानी उन्हें एक तरह से गिरफ्तार कर लो। दूसरा कदम, उन समस्याओं को जड़ से खत्म करो और फिर टैग हटा दो, बस। और इस पूरे मिशन का सबसे बड़ा और सुनहरा नियम है, पहले ठीक करो फिर बेहतर करो। मतलब कोई भी नया सुधार या मॉडिफिकेशन करने से पहले सबसे जरूरी है कि मशीन को उसकी असली ओरिजिनल कंडीशन में वापस लाया जाए। और आपकी जासूसी किट का सबसे ताकतवर औजार है 3 बार क्यों पूछने का नियम। पहला क्यों आपको बताएगा कि क्या हुआ, दूसरा क्यों आपको समझाएगा कि ये कैसे हुआ, और तीसरा और आखिरी क्यों आपको सीधा उस असली जड़ तक ले जाएगा जहां से समस्या शुरू हुई थी। और आखिर में इस केस को हमेशा के लिए बंद करने के लिए सिर्फ औजार नहीं बल्कि सोच बदलनी होगी। मैं बनाता हूं तुम ठीक करो वाले पुराने रवैये को छोड़कर हम सब मिलकर अपनी मशीनों का ध्यान रखते हैं वाली नई सोच अपनानी होगी। ये साझा जिम्मेदारी की भावना ही असली समाधान है। तो हमारी ये पड़ताल तो यहां खत्म होती है, लेकिन आपके लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। आपके काम में या आपकी अपनी जिंदगी में वो कौन से छोटे छोटे डिफेक्ट्स हैं जिन्हें आप उतना भी बुरा नहीं है मानकर नजरअंदाज कर रहे हैं और जो चुपचाप आपकी एफिशिएंसी और आपका कीमती वक्त चुरा रहे हैं? सोचिएगा जरूर। लगता है ना कि मशीन का खराब होना तो काम का हिस्सा है ही, मतलब ये तो होना ही है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम इसी सोच को, इसी आइडिया को चैलेंज करने वाले हैं। सोचिए, मशीन चल रही है और फिर एकदम सन्नाटा, दिल बैठ जाता है ना। एक और ब्रेकडाउन, हम सब ने ये फील किया है। काम ठप, मूड खराब और पूरा का पूरा दिन पटरी से उतर जाता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर ये ब्रेकडाउन्स टाले जा सकते हों? क्या हो अगर असली वजह हमारी नजरों के ठीक सामने हो और हम उसे देख ही नहीं पा रहे? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो पहले ये समझते हैं कि ब्रेकडाउन होते कितने तरह के हैं। मोटे तौर पर 2 तरह के। पहला, फंक्शन लॉस, मतलब मशीन चलते चलते अचानक पूरी तरह से बंद हो गई, खत्म। और दूसरा है फंक्शन रिडक्शन। ये थोड़ा ट्रिकी है। ये उस टिमटिमाते हुए बल्ब जैसा है। मशीन चल तो रही है
पर अपनी पूरी ताकत से नहीं। शायद स्पीड कम हो गई है या छोटे मोटे डिफेक्ट्स आ रहे हैं। तो सवाल वही है, आखिर मशीनें फेल होती क्यों हैं? क्या ये बस बैड लक है या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी हुई है? और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट आता है, एक ऐसा आइडिया जो हमारा नजरिया ही बदल सकता है। और वो ये है, इक्विपमेंट अपने आप खराब नहीं होता, उसे लोग खराब करते हैं। हाँ, इस लाइन पर 1 सेकंड के लिए सोचिए जरा। देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, एक होती है नेचुरल घिसावट, समय के साथ तो हर चीज पुरानी होती है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन एक होती है एक्सेलरेटेड घिसावट, मतलब तेजी से होने वाली खराबी, और यही असली प्रॉब्लम है। ये हमारी लापरवाही से होती है, जैसे टाइम पर लुब्रिकेशन भूल जाना या ढीले पड़े नट बोल्ट को अनदेखा कर देना। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो मशीन को उसकी उम्र से पहले ही कबाड़ बना देती हैं। तो मतलब साफ है, ज्यादातर ब्रेकडाउन मैकेनिकल प्रॉब्लम से ज्यादा एक माइंडसेट प्रॉब्लम है। ये हमारे रवैये और हमारी लापरवाही का नतीजा है। अब तक पुरानी सोच क्या चलती आई है? यही कि मेरा काम बनाने का है और उसका काम ठीक करने का। मतलब ऑपरेटर और मेंटेनेंस टीम की दुनिया बिल्कुल अलग। ऑपरेटर मशीन चलाएगा और जब वो बिगड़ेगी तो मेंटेनेंस वाला आएगा और ठीक कर देगा। सिंपल। लेकिन अब जो नई सोच है वो इस पूरी कहानी को पलट देती है। वो कहती है, ये मेरी मशीन है और मैं इसका ध्यान रखूंगा। इस माइंडसेट में मशीन की हेल्थ सबकी जिम्मेदारी है, ऑपरेटर की भी, मेंटेनेंस वाले की भी। ये मेरा काम तेरा काम नहीं, हमारा काम है। और इस नई सोच में ऑपरेटर्स हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, सबसे पहली सुरक्षा दीवार। क्यों? क्योंकि वही तो है जो मशीन के साथ 8-10 घंटे बिताते हैं। मशीन की आवाज में हल्का सा बदलाव, जरा सा कंपन, उसकी तबीयत में कोई भी गड़बड़ ऑपरेटर से बेहतर कोई नहीं पकड़ सकता। ब्रेकडाउन को ना जंगली घास फूस की तरह समझिए। अगर आप छोटे छोटे बीजों को शुरुआत में ही नहीं उखाड़ेंगे तो वो देखते देखते पूरे खेत में फैल जाएंगे और फिर उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन छोटी छोटी गड़बड़ियों को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो ये ब्रेकडाउन के बीज आखिर हैं क्या? अरे वही सब छोटी छोटी चीजें जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जैसे मशीन पर जमी धूल और गंदगी, हल्की फुल्की घिसावट, छोटे मोटे स्क्रैच, कोई चीज़ ढीली पड़ रही हो, कहीं से तेल लीक हो रहा हो, जंग लग रही हो, हल्के क्रैक्स, अजीब सी वाइब्रेशन या मशीन का ज़्यादा गर्म होना। ये सब अलार्म है जिन्हें हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो बात तो समझ आ गई, पर इसे असल में करें कैसे? जीरो ब्रेकडाउन के लिए 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, बेसिक्स को मजबूत करो, मतलब रोज की सफाई, लुब्रिकेशन और टाइटनिंग। दूसरा, रूल मत तोड़ो, मशीन को जैसे चलाना बताया गया है वैसे ही चलाओ। तीसरा, जो भी घिसावट हो रही है उसे फौरन ठीक करो, उसे बढ़ने मत दो। और चौथा, अपनी स्किल्स को लगातार बेहतर बनाओ, सीखते रहो। चलिए पहले स्टेप को थोड़ा और समझते हैं, बेसिक्स। देखिए, जब हम मशीन को साफ करते हैं ना, तो हम सिर्फ धूल नहीं हटा रहे होते, हमें वो छिपे हुए क्रैक्स और लीक्स भी दिख जाते हैं। लुब्रिकेशन करने से घिसावट और गर्मी कम होती है और नट बोल्ट कसने से फालतू की वाइब्रेशन रुकती है, जो कि कई बड़ी प्रॉब्लम्स की जड़ होती है। 1 मिनट के लिए एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक ऑपरेटर देखता है कि मशीन की वी बेल्ट घिस गई है। वो उसे बदल देता है और सोचता है, चलो काम हो गया, अब सब ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, राइट? शायद नहीं। असली और जरूरी सवाल तो ये है कि वो बेल्ट आखिर घिसी ही क्यों, वो भी इतनी जल्दी? बिना सोचे समझे सिर्फ पार्ट बदल देना तो बस एक बैंडेड लगाने जैसा है। ये इस बात की गारंटी है कि प्रॉब्लम दोबारा आएगी। हमें एक जासूस की तरह सोचना होगा और प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना होगा। हो सकता है असली वजह पुली का अलाइनमेंट बिगड़ा होना हो, जिसकी वजह से बेल्ट पर एक्स्ट्रा जोर पड़ रहा था। जब तक हम उस पुली को ठीक नहीं करेंगे, हम हर महीने नई बेल्ट ही बदलते रह जाएंगे। तो एक नॉर्मल ऑपरेटर से एक मास्टर ऑपरेटर कैसे बना जाए? इसके लिए 5 स्किल्स चाहिए। नंबर 1, गड़बड़ी को पहचानना। 2, उसे ठीक करना और पहले जैसा बनाना। 3, इंस्पेक्शन के लिए स्टैंडर्ड सेट करना। 4, मशीन को हमेशा सही कंडीशन में रखना। और सबसे जरूरी 5, प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना। तो कुल मिलाकर एक मास्टर ऑपरेटर वो है जो मशीन को खराब होने ही नहीं देता। वो मशीन का बुखार महसूस कर सकता है, बीमारी की वजह ढूंढ सकता है और सब कुछ एकदम स्मूथ चला सकता है। वो सिर्फ मशीन चलाने वाला नहीं है, वो उस मशीन का डॉक्टर है, उसका जासूस है। याद रखिए,
हर ब्रेकडाउन एक मौका है सीखने का। हमें हर खराबी से सीखना है और ये कसम खानी है कि दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। हमें सिर्फ ये नहीं पूछना कि क्या खराब हुआ, हमें पूछना है ये खराब हुआ ही क्यों और हम इसके सिग्नल को पहले क्यों नहीं पकड़ पाए। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, ये जो प्रोएक्टिव ओनरशिप वाला माइंडसेट है, ये हमारे काम में या हमारी पर्सनल लाइफ में और कहाँ-कहाँ ब्रेकडाउन होने से रोक सकता है। क्योंकि ये सिर्फ मशीनों की बात नहीं है, ये चीज़ों को देखने का, उन्हें संभालने का एक बेहतर तरीका है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। कभी सोचा है फैक्ट्री में मशीनें बार बार खराब क्यों होती हैं? मतलब कोई तो परमानेंट इलाज होगा इसका। आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त फिलॉसफी की बात करेंगे, एक ऐसा आइडिया जो फैक्ट्री के काम करने का तरीका ही बदल के रख देता है। इसमें ना ऑपरेटर्स को उनकी मशीनों का असली मालिक बनाया जाता है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं इसे। आज की हमारी चर्चा में हम 5 खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि जो पुराना तरीका है वो फेल क्यों हो जाता है। फिर देखेंगे कि जब ऑपरेटर अपनी मशीन की जिम्मेदारी लेते हैं तो क्या होता है। उसके बाद उस मशहूर 7 स्टेप प्रोसेस को जानेंगे और अंत में ये समझना भी तो जरूरी है कि ये सब आखिर मायने क्यों रखता है। तो शुरुआत करते हैं ठीक उस जगह से जहां से सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जो कई फैक्ट्रियों में बस चलता ही रहता है और ऑटोनोमस मेंटेनेंस इसी चक्र को तोड़ने का काम करता है। ये कहानी तो हर किसी ने सुनी होगी, है ना? मशीनें अचानक बंद पड़ जाती हैं, प्रोडक्शन रुक जाता है और फिर डिफेक्ट वाले प्रोडक्ट बनने लगते हैं। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्या हम हमेशा बस प्रॉब्लम के पीछे ही भागते रहेंगे? जवाब अक्सर हमारे काम करने के पुराने ढर्रे में ही छिपा होता है। सोचिए, होता क्या है? एक तरफ है ऑपरेटर्स जिनका काम बस मशीन चलाना, और दूसरी तरफ है मेंटेनेंस टीम जो फायर ब्रिगेड की तरह है, मतलब जब आग लगेगी तब बुझाने आएंगे। अब इस बंटवारे का नतीजा क्या होता है? एक ऐसा चक्कर जो कभी खत्म ही नहीं होता। मशीन खराब हुई, मेंटेनेंस वाले आए, ठीक किया, कुछ दिन चली, फिर खराब हो गई और बस यही कहानी चलती रहती है। तो फिर इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? इसका हल एक बहुत ही सीधे लेकिन क्रांतिकारी विचार में छिपा है। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो ऑपरेटर को सिर्फ बटन दबाने वाला नहीं बल्कि अपनी मशीन का असली मालिक बनाती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सोच है। जब कोई ऑपरेटर ये कहता है ना, ये मेरी मशीन है और इसका ख्याल मैं रखूंगा, तो ये अपनेपन और गर्व की भावना को दिखाता है। असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। तो आखिर ये ऑटोनॉमस मेंटेनेंस है क्या चीज? देखिए, ऑटोनॉमस का मतलब ही है स्वतंत्र। ये सब इस बारे में है कि ऑपरेटर्स को वो स्किल्स और वो अधिकार दिए जाएं जिससे वो अपनी मशीन की छोटी मोटी देखभाल खुद ही कर सकें। मेंटेनेंस टीम का इंतजार करने की जरूरत ही ना पड़े। अब ये सिर्फ मशीन चलाने तक सीमित नहीं है। सोच कर देखिए, ऑपरेटर अब हर रोज अपनी मशीन को चेक कर रहे हैं, उसे ल्यूब्रिकेट कर रहे हैं और किसी भी छोटी सी गड़बड़ को बड़ी मुसीबत बनने से पहले ही पकड़ रहे हैं। ये आग लगने का इंतजार करने जैसा नहीं, बल्कि चिंगारी को ही बुझा देने जैसा है। लेकिन हाँ, ये बदलाव कोई जादू की छड़ी से नहीं होता। ये एक पूरी यात्रा है, एक सफर है जो ऑपरेटर्स को स्टेप बाय स्टेप तैयार करता है, उनके अंदर स्किल्स और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसी को हम 7 कदमों का सफर कहते हैं। तो ये है वो पूरा रोड मैप। देखिए, सब कुछ शुरू होता है सफाई और चेकिंग से, फिर हम समस्याओं की जड़ तक जाते हैं, स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और आखिर में एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जो अपने आप चलता रहे। हर अगला कदम पिछले कदम पर ही बना है। इन कदमों के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत लॉजिक है। पहले 3 कदम मशीन की हालत को और बिगड़ने से रोकते हैं। अगले 2 कदम ये मापते हैं कि हालत में कितना सुधार हुआ है और आखिरी 2 कदम एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जो खुद ब खुद चलता रहे। बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच है। पहले कदम का मूल मंत्र है सफाई ही निरीक्षण है। और ये बात बहुत गहरी है। मतलब ये सिर्फ मशीन को चमकाने के बारे में है ही नहीं। सोचिए, जब कोई ऑपरेटर अपने हाथ से मशीन का कोना कोना साफ करता है ना, तो वो असल में अपनी उंगलियों से, अपनी आंखों से मानो मशीन से बात कर रहा हो, उसकी तकलीफें खोज रहा हो। और ये तस्वीर इसे बहुत अच्छे से दिखाती है। हर एक कोने, हर एक दरार को साफ करते हुए ऑपरेटर उन छोटी छोटी चीजों को पकड़ लेते हैं जो आगे चलकर बड़े ब्रेकडाउन का कारण बन सकती हैं। तेल का एक छोटा सा लीक, एक ढीला बोल्ट या कोई अजीब सी आवाज, सफाई के दौरान कुछ भी छिपटा नहीं है। अच्छा, तो जब कोई प्रॉब्लम मिलती है तब क्या होता है? यहीं पे रेड टैगिंग का सीधा साधा लेकिन बहुत पावरफुल तरीका काम आता है।
हर प्रॉब्लम पर एक लाल टैग लगा दिया जाता है। इससे होता यह है कि वो समस्या अब सबकी नज़रों में आ जाती है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। या तो टीम उसे फौरन ठीक करती है या फिर उसे ठीक करने का एक पक्का प्लान बनाती है। देखिए, सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढना ही काफी नहीं है, अगला कदम है उन्हें जड़ से ही खत्म कर देना। यहां हम देख सकते हैं कि ऑपरेटर सिर्फ सफाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मशीन को बेहतर बना रहे हैं। जैसे ऐसे कवर लगा दिए ताकि गंदगी या तेल जमा ही ना हो पाए। ये भविष्य के काम को आसान बनाने जैसा है। तो ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है ना, पर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस नए कल्चर को हमेशा के लिए बनाए कैसे रखें, कैसे पक्का करें कि लोग वापस अपनी पुरानी आदतों में ना लौट जाएं। इसके लिए कुछ बहुत ही दमदार आइडियाज और टूल्स की जरूरत पड़ती है। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। जरा सोचिए, मशीन पर लगा हर लाल टैग एक बैंडेज की तरह है, एक पट्टी की तरह, जो ये दिखाता है कि मशीन को कहाँ चोट लगी है, कहाँ दर्द है। जब कोई मशीन इन टैग्स से ढकी होती है तो वो चिल्ला चिल्लाकर बता रही होती है कि उसे कहाँ-कहाँ तकलीफ है। ये समस्याओं को छिपाने की जगह उन्हें सबके सामने लाता है। और हमारा लक्ष्य क्या है? एक-एक करके इन सभी पट्टियों को हटाना, मतलब हर एक समस्या को जड़ से खत्म करना और मशीन को एकदम सेहतमंद बनाना। और ये एक और बहुत जरूरी बात है, इसे किसी वन टाइम प्रोजेक्ट की तरह नहीं देखना है, इसे एक रोज की आदत की तरह सोचना है। जैसे हम रोज कसरत करते हैं, जैसे रोज की कसरत हमारे शरीर को फिट और मजबूत रखती है, ठीक वैसे ही ऑटोनॉमस मेंटेनेंस के ये छोटे छोटे रोज के काम मशीन को मजबूत और भरोसेमंद बनाते हैं। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो वक्त के साथ एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाता है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की। ये सब आखिर मायने क्यों रखता है? इस सारी मेहनत का असली फायदा क्या है? और इसका फायदा बहुत बड़ा है, और ये सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, बल्कि वहां काम करने वाले हर इंसान के लिए है। देखिए, कंपनी को कम ब्रेकडाउन और बेहतर क्वालिटी से फायदा होता है, ये तो साफ है। मशीनों की लाइफ भी लंबी होती है। लेकिन सबसे जरूरी फायदा ऑपरेटर का होता है। सोचिए, जब अपनी मशीन बार बार धोखा नहीं देती तो काम कितना आसान और टेंशन फ्री हो जाता है। ये अपने काम पर गर्व महसूस करने का एक जरिया है। और आखिर में सबसे जरूरी बात जिसे हमेशा याद रखना है, ये सब सिर्फ कंपनी के फायदे या प्रोडक्शन नंबर के लिए नहीं हो रहा। नहीं, जब एक ऑपरेटर अपनी मशीन का ध्यान रखता है ना, तो सच तो ये है कि वो अपना ही काम आसान बना रहा होता है, कम टेंशन वाला बना रहा होता है। और इससे बड़ा एम्पावरमेंट, इससे बड़ा सशक्तिकरण और क्या हो सकता है? क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि काम पर मशीन की छोटी मोटी गड़बड़ियां और बेवजह की देरी धीरे धीरे एक बड़ी सिरदर्दी बन जाती हैं? तो चलिए आज बात करते हैं कि कैसे टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यानी टीपीएम की टीम एक्टिविटीज का इस्तेमाल करके इन रोज की परेशानियों को बड़ी कामयाबियों में बदला जा सकता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर वही छोटी छोटी रुकावटें और मशीनों की खराबी जो हमें रोज परेशान करती हैं, असल में सुधार और सफलता का एक मौका बन जाए। यही टीपीएम के पीछे का कमाल का आइडिया है, और हम गहराई से जानेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। आज का हमारा यह सफर इन 5 जरूरी पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम एकदम बुनियाद से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि एक कामयाब टीम कैसे बनाई जाती है, एक मिशन कैसे तय होता है, जीत के लिए वो कौन से गुप्त हथियार हैं जो काम आते हैं, और आखिर में अपनी कामयाबियों को सबके साथ बांटने में कितनी ताकत है, ये भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, टीपीएम की नींव। देखिए, इसकी असली ताकत किसी एक इंसान या डिपार्टमेंट में नहीं, बल्कि इस बात में है कि कंपनी का हर एक सदस्य इसमें शामिल होता है। तो ये टीपीएम टीम गतिविधियां हैं क्या आखिर? इसे एक टीम एफर्ट की तरह समझिए। ये कोई टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, जो है मैनेजमेंट बस आदेश देता है और ऑपरेटर्स काम करते हैं। नहीं, यह एक ऐसा सिस्टम है जहां हर लेवल के लोग एक साथ मिलकर चीजों को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। टीपीएम के सबसे शानदार आइडियाज में से एक है इसका ओवरलैपिंग टीमों का ढांचा। सोचकर देखिए, एक टीम का जो लीडर है वो अपने से ऊपर वाली टीम का मेंबर भी है। इससे होता क्या है, एक ऐसी मजबूत कम्युनिकेशन चेन बन जाती है जिससे जानकारी बिना किसी रुकावट के ऊपर नीचे और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच आसानी से पहुंचती है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई देरी नहीं।
और यही तो टीपीएम की सबसे खूबसूरत बात है, इससे दोहरा फायदा होता है। एक तरफ कंपनी के लिए इसका मतलब है बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा प्रॉफिट, और दूसरी तरफ कर्मचारियों के लिए इसका मतलब है काम करने का एक बेहतर माहौल, सुधारों में सीधे तौर पर शामिल होने का मौका और अपने स्किल्स को बढ़ाने का मौका। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर कोई जीतता है। ठीक है, तो अब जब हम नींव समझ गए हैं तो सवाल उठता है कि एक कामयाब टीम बनाई कैसे जाए। देखिए, इसका राज 2 चीजों में छिपा है, सही लोगों को एक साथ लाना और हर किसी की भूमिका और जिम्मेदारी को एकदम साफ रखना। एक टीपीएम टीम का लीडर किसी बॉस की तरह नहीं, बल्कि एक कोच या फैसिलिटेटर की तरह होता है। हाँ, टेक्निकल नॉलेज तो जरूरी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी काबिलियत होती है टीम को मोटिवेट करना और सबको साथ लेकर चलना। उसका काम हुक्म चलाना नहीं, बल्कि रास्ता दिखाना है, ताकि टीम अपने लक्ष्य तक समय पर पहुंच सके। लेकिन जाहिर है, लीडर अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। कामयाबी इस बात पर टिकी है कि टीम का हर मेंबर पूरी तरह से इसमें हिस्सा ले। ये सिर्फ साइड में खड़े होकर देखने का खेल नहीं है। हर एक इंसान को अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने आइडियाज शेयर करने होंगे और टीम को मंजिल तक पहुंचाने में अपना पूरा योगदान देना होगा। अच्छा, तो टीम बन गई, लोग तैयार हैं। अब अगला कदम है एक मिशन चुनना, और ये कोई भी रैंडम मिशन नहीं हो सकता। ये बेहद जरूरी है कि टीम का मिशन सीधे कंपनी के बड़े लक्ष्यों से जुड़ा हो। कामयाबी के लिए क्लैरिटी यानी स्पष्टता बहुत जरूरी है। टीम को शीशे की तरह साफ पता होना चाहिए कि क्या हासिल करना है, जैसे कि मशीन ब्रेकडाउन कम करना। उनके पास एक कब होना चाहिए, यानी एक तय डेडलाइन, और उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि सफलता को कैसे मापा जाएगा, एक ठोस नंबर के साथ, जैसे ब्रेकडाउन को 50% तक कम करना है। और हाँ, इस पूरे सफर में टीम अकेली नहीं होती। मैनेजमेंट का साथ होना बहुत बहुत ज़रूरी है। समय समय पर होने वाले ऑडिट और रिव्यू सिर्फ कंट्रोल करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये टीम को मोटिवेट करते हैं, उन्हें सही दिशा दिखाते हैं और ये पक्का करते हैं कि टीम सही रास्ते पर है। तो अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर। हर कामयाब टीम के पास कुछ सीक्रेट वेपन्स यानी गुप्त हथियार होते हैं, और टीपीएम टीमों के पास भी अपने कुछ बहुत ही शक्तिशाली टूल्स हैं। जी हाँ, 3। बस ये 3 टूल्स किसी भी टीपीएम टीम की कामयाबी की चाबी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अविश्वसनीय रूप से सिंपल है, लेकिन उतने ही असरदार भी। ये है वो 3 हथियार। एक्टिविटी बोर्ड, जो टीम की प्रोग्रेस का लाइव स्कोर कार्ड है। प्रोडक्टिव मीटिंग्स, जहां असली प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। और 1 पॉइंट लेसन, जो नॉलेज को तेजी से और असरदार तरीके से सब तक पहुंचाते हैं। तो पहला हथियार है एक्टिविटी बोर्ड। इसे टीम का डैशबोर्ड या स्कोर बोर्ड समझिए। ये सिर्फ नोट्स चिपकाने की जगह नहीं है, ये कंपनी के बड़े लक्ष्यों को टीम के रोज के कामों से जोड़ता है। कोई भी बस एक नज़र डालकर देख सकता है कि टीम क्या कर रही है, कितनी आगे बढ़ी है और आगे क्या चुनौतियां आने वाली हैं। दूसरा हथियार है प्रोडक्टिव मीटिंग्स। ये वो जगह है जहां टीम के लोग अपने विचार शेयर करते हैं और मिलकर मुश्किलों का हल निकालते हैं। हर मीटिंग के बाद इस तरह की एक रिपोर्ट बनती है। इसका मकसद बहुत साफ है, मैनेजमेंट को ये बताना कि टीम कहाँ फंसी है, ताकि वो सही मदद और मार्गदर्शन दे सकें। और तीसरा और सबसे शानदार हथियार है 1 पॉइंट लेसन। ये एक पेज का विजुअल और बेहद आसान ट्रेनिंग टूल है। ये 3 तरह के होते हैं: बेसिक नॉलेज के लिए, असल प्रॉब्लम से सीखने के लिए और कामयाब सुधारों को दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। सच कहूं तो ये पूरे प्लांट में नॉलेज को तेजी से फैलाने का एक जबरदस्त तरीका है। ये देखिए, ये 1 पॉइंट लेसन का एक बेहतरीन उदाहरण है। कितना सिंपल और विजुअल है ना। एक ही शीट पर तस्वीरों के साथ ये हाइड्रोलिक यूनिट के इंस्पेक्शन के बारे में सब कुछ बता रहा है। इसे सीखने में शायद 10 मिनट लगे, लेकिन ये आने वाले समय में होने वाली बड़ी गड़बड़ियों को रोक सकता है। चलिए, अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। काम पूरा हो गया है, लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एक कामयाबी को पाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे दूसरों के साथ साझा करना। ये लाइन पूरी बात का सार है। जब कोई टीम अपनी कामयाबी की कहानी बताती है, तो वो सिर्फ एक रिपोर्ट पेश नहीं कर रही होती, वो सीखने और सिखाने का एक माहौल बना रही होती है, जहां बताने वाले और सुनने वाले दोनों एक दूसरे के तजुर्बे से सीखते हैं और बेहतर बनते हैं। तो इन सभी तरीकों और रणनीतियों को जानने के बाद असली सवाल बस एक ही बचता है,
वो पहली समस्या कौन सी है जिसे हल करने के लिए आपकी टीम तैयार है, क्योंकि असली बदलाव की शुरुआत हमेशा उस पहले कदम से ही होती है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी वर्कप्लेस पर एक भी हादसा ना हो? जीरो एक्सीडेंट्स। सुनने में शायद एक बड़ा लक्ष्य लगे, है ना? पर टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस यानी टीपीएम की मदद से ये बिल्कुल मुमकिन है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जीरो एक्सीडेंट वाला वर्कप्लेस सच में, मतलब वाकई में पॉसिबल है? कई लोगों को ये एक सपने जैसा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, अगर एक सही सिस्टम हो, एक सही अप्रोच हो, तो ये सपना हकीकत में बदल सकता है। अच्छा, तो इस गोल तक पहुंचने के लिए हम अपनी पूरी चर्चा को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। आप इसे एक तरह का रोड मैप समझ सकते हैं, एक ब्लूप्रिंट जो हमें बिल्कुल जीरो से शुरू करके एक मजबूत सेफ्टी कल्चर बनाने तक लेकर जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की, कि आखिर ये सेफ्टी इतनी जरूरी क्यों है। ये सिर्फ कुछ रूल्स की किताब नहीं है, बल्कि अच्छे और प्रोडक्टिव काम की असली नींव है। ये जो लाइन है ना, सुरक्षा उत्पादन की आधारशिला है, ये 100% सच है। सोचकर देखिए, अच्छी क्वालिटी, कम लागत और टाइम पर डिलीवरी, ये सब तभी हो सकता है जब लोग बिना किसी डर के, बिना चोट की चिंता किए अपना काम कर सकें। जब सेफ्टी को पहली प्राथमिकता दी जाती है तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। एक सेफ वर्कप्लेस बनाने के रास्ते में ना 3 बड़ी रुकावटें आती हैं, जिन्हें हम 3 बुराइयां भी कह सकते हैं। पहली है कठिनाई, यानी ऐसे काम जो मुश्किल हैं और थका देते हैं। दूसरी है गंदगी, जो मशीनों में खराबी का कारण बनती है। और तीसरी और सबसे खतरनाक है खतरा, यानी वो अनसेफ कंडीशन जो सीधे सीधे बड़े हादसों को न्योता देती हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि ये दुर्घटनाएं आखिर होती कैसे हैं। अक्सर हमें लगता है कि ये अचानक हो जाती हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। इसके पीछे कई वजह होती हैं जो धीरे धीरे बनती हैं। देखिए, एक्सीडेंट्स तब होते हैं जब ये 2 चीजें एक साथ मिलती हैं। असुरक्षित स्थितियां, मतलब हमारे वर्कप्लेस में फिजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कहीं गार्ड रेल का न होना, और दूसरा है असुरक्षित व्यवहार, यानी काम करने के गलत तरीके, जैसे गलत औजार इस्तेमाल करना या सेफ्टी सिग्नल्स को अनदेखा कर देना। सिर्फ एक पर ध्यान देने से बात नहीं बनेगी, हमें इन दोनों को एक साथ ठीक करना होगा। अब इन नंबर्स को जरा ध्यान से देखिए, 1, 29 और 300। ये सिर्फ नंबर नहीं है, वर्कप्लेस सेफ्टी में ये एक बहुत ही क्रिटिकल रेशियो है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये क्या बताता है? और ये तस्वीर, ये है एक्सीडेंट पिरामिड। ये सब कुछ साफ कर देती है। वो जो एक बड़ी दुर्घटना होती है ना, वो तो सिर्फ आइसबर्ग का ऊपरी सिरा है। असली जड़ तो वो 300 छोटी छोटी घटनाएं हैं। वो बाल बाल बचे वाले मोमेंट्स हैं, जिन्हें हम अक्सर चलो कोई बात नहीं कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम इन 300 छोटी छोटी समस्याओं को ही खत्म कर दें, तो उस एक बड़ी दुर्घटना की नौबत ही कभी नहीं आएगी। तो अब सवाल ये है कि इन हादसों को रोकें कैसे? इसके लिए एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क है, जिसे हम सुरक्षा के 3 स्तंभ कहते हैं। ये 3 पिलर्स मिलकर एक ऐसा सेफ्टी सिस्टम बनाते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल है। पहला है कार्यस्थल संगठन, यानी 5S, ये अनुशासन की नींव रखता है। दूसरा है जांच और सर्विसिंग, यानी रेगुलर मेंटेनेंस, जो सिस्टम को हमेशा फिट रखता है। और तीसरा है मानकीकरण, मतलब काम करने का एक सही और सेफ तरीका तय करना, ताकि हर कोई उसे फॉलो कर सके। जब ये तीनों साथ काम करते हैं तो सेफ्टी अपने आप कल्चर का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन सिद्धांतों को हम अपने रोज के काम में शामिल कैसे करें। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। और यहीं पर ऑटोनॉमस मेंटेनेंस का जादू काम आता है। देखिए कैसे सेफ्टी एक्टिविटीज ऑटोनॉमस मेंटेनेंस के 7 स्टेप्स के साथ बिल्कुल फिट बैठती हैं। जब कोई अपनी मशीन को साफ कर रहा होता है, तभी वो अनसेफ पार्ट्स को भी देख सकता है। जब स्टैंडर्ड बनाए जा रहे होते हैं तो उसमें सेफ्टी चेक्स भी शामिल किए जा सकते हैं। मतलब सेफ्टी कोई अलग से करने वाला काम नहीं रह जाता, बल्कि ये काम करने का सही तरीका बन जाता है। और जब हम इंस्पेक्शन या मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही काम की चेकलिस्ट है। लीकेज, एक्स्ट्रा गर्मी, अजीब आवाज़ें, वाइब्रेशन, ये सब छोटे छोटे सिग्नल हैं जो बताते हैं कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। इन पर ध्यान देने का मतलब है प्रॉब्लम को बड़ा होने से पहले ही पकड़ लेना। अब तक हमने सिस्टम और प्रोसेस की बात की, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कल्चर बनाना। एक ऐसा माहौल जहां सेफ्टी हर एक इंसान की जिम्मेदारी हो। और इसके लिए कुछ बहुत ही असरदार टूल्स हैं।
ये जो 4 राउंड ट्रेनिंग मेथड है ना, ये कमाल का है। इसमें सिर्फ नियम रटाए नहीं जाते, बल्कि लोगों को असली तस्वीरें या सिचुएशन दिखाकर पूछा जाता है। पहला राउंड, यहाँ क्या खतरा हो सकता है। दूसरा राउंड, इस खतरे का अंजाम क्या होगा। तीसरा, आप क्या करेंगे। और आखिर में चौथा राउंड, ये है सही तरीका। इससे लोगों में खतरा पहचानने की एक आदत, एक इंस्टिंक्ट डेवलप होती है। ये छोटा सा उदाहरण देखिए। ऑयल फिल्टर सुरक्षित, ऑयल फिल्टर सुरक्षित, इसे कहते हैं एक्टिव सिग्नलिंग। जब कोई भी काम पूरा हो तो उसे बोलकर या इशारा करके कंफर्म करना। सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर यह छोटी छोटी भूलचूक से होने वाले हादसों को रोकने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और सेफ्टी को हमेशा सबकी नज़रों में और दिमाग में रखने के लिए ये 3 सीक्रेट वेपन्स हैं। एक्टिविटी बोर्ड्स, जो बताते हैं कि सेफ्टी के लिए क्या क्या हो रहा है। 1 पॉइंट लेसन्स, जो छोटे छोटे 5 मिनट के सेफ्टी टिप्स होते हैं। और रेगुलर मीटिंग्स, ताकि सेफ्टी पर बात होती रहे और ये कभी भी बैक सीट पर ना जाए। तो कुल मिला के बात यह है कि एक सेफ माहौल किसी एक इंसान या एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। ये तभी हासिल होता है जब कंपनी के सीईओ से लेकर फैक्ट्री फ्लोर पर काम करने वाले ऑपरेटर तक हर कोई इसमें शामिल हो। ये एक टीम गेम है। और अब इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। अपने आसपास, अपने वर्कप्लेस पर नजर दौड़ाइए और सोचिए, वो कौन सी एक छोटी सी समस्या है जिसे सब अनदेखा कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है वही छोटी सी अनदेखी कल के एक्सीडेंट पिरामिड की पहली ईंट बन जाए।